अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर फाइन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिडिकेट्स एंड क्वांटिफायर्स। पिछले लेक्चर में हमने ट्रुथ टेबल्स बनाना सीखे थे कि उनको किस तरह से हमने जो हमारे हमारे पास एक्सप्रेशन होता है उस टोटल का हम एक एंड वाले कॉलम में फाइनल ट्रुथ टेबल बनाते हैं। सो आज जो हमने पढ़ना है वो है प्रिडिकेट और क्वांटिफायर। ये एक ही साथ यूज़ होते हैं और इनके साथ हमारे पिछले लेक्चर वाली चीज़ें भी यूज़ होती हैं। सो हमारे पास जो प्रिडिकेट की लॉजिक होती है उसमें हमारे पास ये चार चीजें यूज होती हैं: वेरिएबल्स, प्रीडिकेट्स, क्वांटिफायर्स और कनेक्टिविटीज। और जो हमने कनेक्टिविटीज हैं वो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि वो कौन कौन सी होती है: एंड, और, निगेशन, इम्प्लीकेशन, बाई कंडीशनल, इस तरह से। और वेरिएबल्स का आप सबको पता है कि किस लिए यूज होते हैं। और प्रेडिकेट्स और क्वांटिफायर्स, बस ये दो नई चीजें हमने पढ़नी है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास प्रेडिकेट होता क्या है। अब जैसे आप मैथ के अंदर कोई भी फंक्शन होता है, एफ ऑफ एक्स या एम ऑफ एक्स, या जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है पी ऑफ एक्स। अब इस पी ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि ये पी ऑफ एक्स कोई एक्सप्रेशन होगा जिसमें हम एक्स की डिफरेंट वैल्यूज ट्राई करेंगे और हम पता लगाएंगे कि एक्स की कौन कौन सी वैल्यू इस पी ऑफ एक्स जो फंक्शन है इसको इसको सेटिस्फाई या प्रूफ हम कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको आगे लिख देते हैं एक्स प्लस 5, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये एक फंक्शन बन चुका है। अब हम एक्स की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4, कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। तो ये एक हमारे पास फंक्शन है। और अगर इसके आगे हम कोई इंग्लिश का सेंटेंस लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्स इज अ बॉय, ठीक है, तो अब ये बन चुका है एक प्रिडिकेट। इसको हम एक कहेंगे प्रिडिकेट। एक बार हम इसको यहाँ से हटा देते हैं आगे से। सो एक बार आप इसकी डेफिनेशन देखें: प्रेडिकेट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस हुज ट्रुथ वैल्यू डिपेंड्स ऑन वन और मोर वेरिएबल। सो वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे? एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे पी ऑफ एक्स भी हो सकता है, पी ऑफ वाई भी हो सकता है, पी ऑफ जेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब हमने इनको यूज किस तरह से करना है। अब हमें किस तरह पता चलेगा कि हमने इस एक्स के अंदर कौन सी वैल्यूज पुट करनी है जिनकी वजह से हमें पता चलेगा कि ये किस किस वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है। तो उसके लिए हमारे पास होती है एक डोमेन। अब डोमेन का मतलब क्या है? डोमेन का मतलब हमारा एक सैंपल सेट है जो हमें बताएगा कि आप सिर्फ ये वैल्यूज आप यूज कर सकते हैं, आप इसके अलावा वैल्यू यूज नहीं कर सकते कोई और, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा प्रेडिकेट। अब हम डेफिनेशन देखते हैं क्वांटिफायर की। क्वांटिफायर हमें बताएंगे कि कितनी वैल्यूज पे जो आपका पी ऑफ एक्स है वो ट्रू है, ठीक है। कितनी वैल्यूज पे आपका पी ऑफ एक्स जो है वो ट्रू है, या आपको ये एक रेंज भी बताता है। इसके अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्वांटिफिकेशन एक्सप्रेसेस द एक्सटेंट टू विच अ प्रेडिकेट इज ट्रू, ठीक है। सिर्फ ये आपको बताएगा कि किस किस पे ट्रू है, फॉल्स का नहीं आपको बताएगा। ओवर अ रेंज ऑफ एलिमेंट्स, रेंज ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कौन सी है? वो है हमारे पास हमारी डोमेन, ठीक है, जो हमें गिवन होती है ज्यादातर क्वेश्चंस में। अब हमने करना क्या है? हमने हमारी जो इंग्लिश का सेंटेंस है, एक हमें सेंटेंस गिवन होगा, उसको हमने प्रेडिकेट्स और क्वांटिफायर्स के जरिए हमने उसको एक्सप्रेस करना है। ये चार चीजें हमने उसमें यूज करनी है, ठीक है। अब इंग्लिश के अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमारे पास क्वांटिफायर्स का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें वर्ड्स ऑल, ठीक है, सम, मैनी, नन, फ्यू। सो ये हमें बता रहे हैं, एक तरह से हमें ये क्वांटिटी बता रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज की। सो ये हमारे पास क्वांटिफायर्स के तौर पे यूज होती हैं। अब हमारे पास क्वांटिफायर की टाइप्स दो हैं, ठीक है। एक है यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एक है हमारे पास एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अब यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूनिवर्सल क्वांटिफायर का जो सिंबल है वो हमारे पास ये होता है। ये आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, ये वाला सिंबल, ये वाला फॉर ऑल का, ठीक है। फॉर ऑल का जो सिंबल है वो हमारे पास यूज होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर के तौर पे। अब यूनिवर्सल क्वांटिफायर का काम क्या है? इट टेल्स अस दैट अ प्रेडिकेट इज ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट, ठीक है। एवरी एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन का मतलब है कि हमारे पास जो टोटल डोमेन है, फॉर एग्जांपल डोमेन हमारे पास है, हम 1 2 3 है हमारे पास। तो 1 2 3 अगर हम किसी इक्वेशन में पुट करें, जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन होगा उसमें जब हम 1 2 3 पुट करेंगे तो तीनों वैल्यूज के लिए वो जो इक्वेशन है वो ट्रू ही प्रूव होगी, ठीक है, फॉल्स नहीं प्रूव होगी। ये मतलब है आपका यूनिवर्सल क्वांटिफायर का कि आप जो आपके पास डोमेन की जो जो वैल्यूज गिवन है, आप उस डोमेन में से कोई भी वैल्यूज अपनी एक्सप्रेशन में पुट करें, आपका वो एक्सप्रेशन हमेशा ट्रू प्रूव होगा, ठीक है, इसका ये मतलब है।
अ प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल इन अ पर्टिकुलर डोमेन, ठीक है। उसके बाद ये इसका सिंबल है, और इसको हम पढ़ते कैसे हैं? फॉर ऑल को आप पढ़ सकते हैं फॉर ऑल, या फिर फॉर एवरी, ठीक है, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं, या फिर फॉर ऑल केसेस, या फिर फॉर एवरी केस, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल कि आप यूनिवर्सल क्वांटिफायर को किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक आपकी एक एग्जांपल है, पी ऑफ एक्स इज, जो आपका है वो क्या है, एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन एक्स, ठीक है। पी ऑफ एक्स क्या है आपका, एक्स प्लस वन ग्रेटर देन एक्स। अब पूछा क्या गया है कि इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या है, जो कि हमारे पास इस चीज के अकॉर्डिंग हमारी ट्रुथ वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। अब देखें कि फॉर ऑल का मतलब क्या था? फॉर ऑल का मतलब था कि इस स्टेटमेंट के अंदर हम कोई भी एक्स की वैल्यू पुट कर दें वो हमारे पास ट्रू ही आएगी, ठीक है। डोमेन की कोई भी वैल्यू पुट कर दें आपकी, वो इस फंक्शन को ट्रू प्रूव करेगी। सो हमारे पास नीचे डोमेन भी बताई गई है। डोमेन क्या है हमारे पास? ऑल रियल नंबर। अब ऑल रियल नंबर का मतलब हमारे पास क्या है? जितने भी हमारे पास नंबर हो वो सारे रियल नंबर होते हैं, बेशक वो नेगेटिव हो, जीरो हो, या पॉजिटिव नंबर्स हो, वो सारे रियल नंबर होते हैं। अब इसके अंदर आप कोई भी जो है आपकी वैल्यू पुट करके देख लें, एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन एक्स। अब फॉर एग्जाम्पल हम टू की एग्जाम्पल लेते हैं, टू प्लस वन क्या हो जाएगा? थ्री। थ्री ग्रेटर देन टू। तो ये वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई कर रही है, टू टू की वैल्यू पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब फॉर एग्जांपल हम कोई माइनस का नंबर लेते हैं, अब माइनस टू लेते हैं, माइनस टू प्लस वन, माइनस वन, और हमारे पास एक्स क्या था? माइनस टू था, तो माइनस वन इज ग्रेटर देन माइनस टू। सो ये कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाई कर रही है। सो इसका मतलब ये है कि फॉर ऑल के अंदर जो कि आपका यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, उसके अंदर डोमेन की कोई भी वैल्यू हम पुट कर दें फंक्शन के अंदर, वो हमेशा ट्रू प्रूव होगा, ठीक है, फॉल्स नहीं हो सकता। सो इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो हमारे पास ट्रू है। ट्रूथ वैल्यू हमारे पास सिर्फ दो ही हो सकती हैं, या तो ट्रू है या फॉल्स है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें क्यू ऑफ एक्स क्या है हमारे पास? एक्स लेस देन टू। और इसमें भी हमारे पास क्या कंडीशन है कि फॉर ऑल, हर एक डोमेन की हर एक वैल्यू इसको ट्रू प्रूफ करेगी। तो हम देखते हैं कि हमारे पास डोमेन क्या है, वो है ऑल रियल नंबर। इसका मतलब कोई भी नंबर हम पुट करते हैं ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अच्छा, अब ये कंडीशन कब तक सेटिस्फाई होगी? जब तक आपके जो नंबर हैं वो माइनस में है, या फिर जीरो और वन है, ठीक है। जैसे टू आएगा या टू से बड़ी वैल्यू आएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इसका मतलब जो हमारी डोमेन की तमाम वैल्यूज हैं वो इसको ट्रू प्रूफ नहीं कर रही हैं। इसका मतलब आपकी फॉर ऑल में ये सिनेरियो लाई नहीं कर रहा, तो इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो फॉल्स होगी, ठीक है। सो एक एग्जांपल हमने देख ली कि ट्रूथ वैल्यू ट्रू किस तरह हो सकती है यहाँ पे, और ट्रूथ वैल्यू फॉल्स किस तरह हो सकती है। अब हम देखते हैं हमारा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अब जिस तरह ये आप कह सकते हैं कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर का बिल्कुल ऑपोजिट है। यूनिवर्सल क्वांटिफायर में क्या होता है कि डोमेन की जितनी भी वैल्यूज हैं हम कोई भी पुट कर दें तो आपके फंक्शन की जो वैल्यू है वो ट्रू हो। लेकिन इसमें डोमेन की जो वैल्यूज हैं उनमें कुछ वैल्यूज आपकी जो फंक्शन या स्टेटमेंट उसको ट्रू प्रूव करेंगी, और कुछ वैल्यूज उसको ट्रू प्रूव नहीं करेंगी। इसका मतलब है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, मतलब देयर एग्जिस्ट सम वैल्यूज विच विल प्रूव द कंडीशन राइट, एंड देयर आर सम वैल्यूज विच विल प्रूव द कंडीशन रॉन्ग, ठीक है। सो इसका जो सिंबल है वो ये होता है, ये वाला। आप इसको उल्टा ई भी कह सकते हैं, देयर एग्जिस्ट का ये सिंबल होता है। अब इसको हम पढ़ते किस तरह से हैं? देर इज एट लीस्ट वन एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स, ठीक है, या फिर फॉर सम एक्स पी ऑफ एक्स, या फिर फॉर सम केसेस पी ऑफ एक्स। इस तरह से जिसमें फ्यू का वर्ड आ जाए, सम का वर्ड आ जाए, या फिर एट लीस्ट का वर्ड आ जाए, वहां पे आपने एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफाई यूज करना होता है। जहां पर यूज आ जाए एवरी, ऑल, ठीक है, मतलब जहां से आपको पता चले कि हर एक, कोई ऐसा केस नहीं है जहां पे ये फॉल्स हो, तो वहां पे आपने यूनिवर्सल लगाना है। और अगर एक भी केस आपका फॉल्स हो, ठीक है, एक भी वैल्यू उस कंडीशन को रॉन्ग प्रूफ कर रही है, तो वहां पे आप यूज करते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अब इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, एग्जांपल है हमारे पास ठीक है, इसकी एग्जांपल आई थिंक मैंने इसमें इंक्लूड नहीं की हुई, लेकिन हमारी जो एग्जांपल है इसमें, चले खैर हम यहाँ पे ये वाली एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, अब
हमने ये इनको यूज कहाँ पे करना है, जो हमारी प्रिडिकेट लॉजिक है। हमने इंग्लिश के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है अपनी प्रिडिकेट्स और क्वांटिफायर्स के अंदर। अब हमारी जो एग्जांपल है उसमें फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। हमारे पास जो सेंटेंस है वो है एवरी स्टूडेंट इन दिस क्लास हैज स्टडीड कैलकुलस। ठीक है, मतलब इस क्लास में जो भी स्टूडेंट है उसने कैलकुलस पढ़ी हुई है। अब हमने देखना है कि सबसे पहले तो इसमें दो डोमेन्स बन सकती है। डोमेन का मतलब ये है कि कौन कौन सी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। तो इसमें एक डोमेन तो बनेगी कि सारे लोग, ठीक है, ऑल पीपल, मतलब आप कह सकते हैं कि दुनिया के तमाम लोग। और एक डोमेन आपकी वो है कि जो सिर्फ इस स्टूडेंट के अंदर लोग हैं, ठीक है, जो लोग इस स्टूडेंट के अंदर मौजूद हैं, मतलब इसी स्टूडेंट के इसी क्लास के स्टूडेंट। तो एक डोमेन आपकी क्या बन गई, ऑल पीपल, मतलब पूरी दुनिया के लोग। और एक डोमेन आपकी क्या बन गई कि स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। ठीक है, मतलब डोमेन का मतलब एक सैंपल डाटा हम ले लेते हैं। अच्छा, अब हमने सबसे पहले जो है एवरी स्टूडेंट, एवरी से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे हम यूज करेंगे अपना यूनिवर्सल क्वांटिफायर, मतलब फॉर ऑल। ठीक है, एवरी स्टूडेंट इन दिस क्लास हैज स्टडीड कैलकुलस। अब हम इसको अगर किसी और अपने इसको हम अगर रीराइट करें या फिर किसी और तरह से, किसी और नज़र से देखें, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इफ एक्स इज द स्टूडेंट इन दिस क्लास। ठीक है, हमने एक वेरिएबल जरूर लेना होता है इसमें। तो हम वेरिएबल हमेशा एक्स ही लेते हैं, नॉर्मली वाई भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए यहाँ पे वेरिएबल एक्स लेंगे। सो इफ एक्स इज अ स्टूडेंट इन दिस क्लास, ये देख नीचे लिखा भी हुआ है, इफ एक्स इज अ स्टूडेंट इन दिस क्लास देन एक्स हैज स्टडीड कैलकुलस। ठीक है, इसको अगर हम रीराइट करें इस सेंटेंस को तो वो ये बनेगा। और एवरी को हमने क्या रीराइट करके लिखा, फॉर एवरी पर्सन एक्स। इससे हमें ज्यादा इजीली समझ आ रहा है कि हमारा जो है यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज होगा। अब हमने इसको रीराइट करके क्या लिखा है, फॉर एवरी पर्सन एक्स, इफ पर्सन एक्स इज अ स्टूडेंट इन दिस क्लास देन एक्स हैज स्टडीड कैलकुलस। अब यहाँ पे यूज हो रहा है हमारा इफ देन। ठीक है, इफ और देन। अब पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि जो हमारी इम्प्लीकेशन होती है उसको हम इफ देन कहते हैं। सो यहाँ पे इम्प्लीकेशन का सिंबल कौन सा था हमारा, ये वाला। ठीक है, एरो, सिंगल एरो आपका। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले बनाने हैं अपने प्रीडिकेट्स। प्रीडिकेट्स क्या थे, ऐसी स्टेटमेंट जिसमें एक जो किसी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रही हो। सो इसमें हमें, अगर हम यही ओरिजिनल स्टेटमेंट देखें, इसमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इसमें हमें दो बातें पता चल रही हैं। एक तो ये है कि एक्स जो है वो स्टूडेंट है उस क्लास के अंदर, और दूसरा ये कि एक्स ने कैलकुलस पढ़ी हुई है। ठीक है, तो इसके दो प्रेडिकेट्स हम बना लेंगे। आप नाम कोई भी दे सकते हैं, यहाँ पे हमने एस ऑफ एक्स नाम दिया हुआ है। और एस ऑफ एक्स क्या है, एक्स इज अ स्टूडेंट इन दिस क्लास। और सी ऑफ एक्स क्या है, एक्स हैज स्टडीड कैलकुलस। ठीक है, ये आपके दो प्रेडिकेट्स बन गए। अब प्रेडिकेट्स तो बन गए, अब हमने क्वांटिफायर यूज करने हैं इस स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करने के लिए। तो अब जो आपकी ट्रांसलेशन है वो दो तरह से होगी, क्योंकि आपकी डोमेन दो हैं। ठीक है, इसीलिए आपके पास जितनी डोमेन्स होती है आपके पास उतनी ही ट्रांसलेशंस बनती हैं। अब अगर हम देखते हैं ऑल पीपल, ठीक है, तो ऑल पीपल के लिए तो हमारा बहुत सिंपल सा बन जाएगा। अच्छा, अब ये जरा इसको देखिएगा, ये इसका आंसर है। अब इसका आंसर किस तरह से, फॉर ऑल, हमने रीराइट करके जो लिखा था इसी सेम यही स्टेटमेंट को हमने सिंबल्स के साथ लिख दिया है। फॉर एवरी पर्सन एक्स के लिए क्या यूज हो जाएगा, यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर ऑल एक्स। ठीक है, इफ एस ऑफ एक्स। अब ये एरो क्या कर रहा है, एरो से पहले वाला क्या होता है इफ, एरो से बाद वाला होता है देन। एरो से पहले क्या है, एस ऑफ एक्स। एस ऑफ एक्स क्या है, एक्स इज अ स्टूडेंट इन दिस क्लास। सो इफ एक्स इज अ स्टूडेंट इन दिस क्लास देन एक्स हैज स्टडीड कैलकुलस। ठीक है, तो यही वाली बात आपकी बन गई। इस तरह से आपने ट्रांसलेट करना होता है अपनी इंग्लिश के सेंटेंस को, प्रिडिकेट और क्वांटिफायर को। अब आपकी जो डोमेन जब ऑल पीपल वाली डोमेन थी इसमें तो बड़ा इजीली आपने देख लिया, लेकिन अब इसमें एक छोटी सी ट्रिक है। जब आपकी डोमेन आ जाती है ऑल स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, ठीक है, अब जब आपको पता है कि आपका जो डाटा है, आपकी जो डोमेन है वो है ही सिर्फ इस क्लास के स्टूडेंट, ठीक है, आपने उनसे बाहर जाना ही नहीं है, तो फिर आपको ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि एक्स इज अ स्टूडेंट इन दिस क्लास। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये कंडीशन पहले ही है, डोमेन में आपके पास गिवन ही यही है। ऊपर वाले क्वेश्चन में डोमेन में था कि हर कोई आ रहा था डोमेन में, तो उसमें आपको बताने की जरूरत थी कि एक्स इज अ स्टूडेंट इन दिस क्लास। बट इन दिस केस यू डोंट हैव टू टेल दैट एक्स इज द स्टूडेंट इन दिस क्लास।
आप सिंपल जो है वो फॉर ऑल का यूज करेंगे और उसके आगे लिखेंगे जो आपकी कंडीशन है, जो कि है एक्स हैज स्टडीड कैलकुलस। ठीक है, अब इसको हम पढ़ेंगे किस तरह। फॉर ऑल एक्स सी ऑफ एक्स, मतलब सी ऑफ एक्स क्या है, एक्स हैज स्टडीड कैलकुलस, मतलब इसका मतलब है कि ऑल द स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, डोमेन क्या है, ऑल द स्टूडेंट्स। तो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स द स्टूडेंट हैज स्टडीड कैलकुलस। ठीक है, इसका ये मतलब है। अब हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको ये एग्जांपल समझ आ गई है तो बाकी सारी भी इसी से सिमिलर है, आपको इजीली समझ आ जाएंगी। अच्छा, अगले में है हमारे पास सम स्टूडेंट इन दिस क्लास हैज विजिटेड मेक्सिको। अब सबसे पहले तो इसमें सम का वर्ड आ रहा है, तो जब सम का वर्ड आ जाए, फ्यू, ठीक है, एनी, उसमें आप यूज करते हैं आपका एग्जिस्टेंशियल, मतलब कुछ तादाद आपको बताती है कि आपके आपने यूज करना है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अच्छा, अब अगर हम इसको देखें, इसको हम अगर अपनी आसानी के लिए रीराइट करें, सम स्टूडेंट इन दिस क्लास हैज विजिटेड मेक्सिको, तो वो कुछ इस तरह से नहीं बन जाएगी कि देर इज अ स्टूडेंट इन दिस क्लास विद द प्रॉपर्टी, इसको आप बेशक हटा दें, देर इज अ स्टूडेंट इन दिस क्लास दैट द स्टूडेंट हैज विजिटेड मेक्सिको, या फिर आप इस स्टूडेंट की जगह भी एक्स लगा सकते हैं, क्योंकि एक्स हमारे पास क्या स्टूडेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। देर इज एन देर इज एक्स इन दिस क्लास दैट एक्स हैज विजिटेड मेक्सिको। सो अगर हम इसके अंदर देखें तो इसके अंदर भी हमें दो प्रिडिकेट्स मिल रहे हैं, सेम एज अबव क्वेश्चन। एक्स इज अ स्टूडेंट इन दिस क्लास एंड एक्स हैज विजिटेड मेक्सिको। सो ये दो हमारे पास प्रिडिकेट्स आ गए, ठीक है, एस ऑफ एक्स और एम ऑफ एक्स। अब इसमें भी डोमेन जो है वो हमारे पास दो हैं, एक ऑल पीपल और एक एक्स इज अ स्टूडेंट इन दिस क्लास है। अब ऑल पीपल में तो हमें बताने की जरूरत है कि वो स्टूडेंट का क्लास का स्टूडेंट हो, ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले लगाएंगे अपना एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, मत क्योंकि हमारे पास यूज हो रहा है सम, ठीक है, और देयर इज अ, इसकी वजह से हम यूज करेंगे यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। और साथ यहाँ पे हमने यूज किया है कौन सी कनेक्टिविटी, एंड की कनेक्टिविटी या फिर कंजंक्शन। अब इसको हम पढ़ेंगे किस तरह से, एस ऑफ एक्स ये ऊपर लिखा हुआ है, एम ऑफ एक्स भी ऊपर लिखा हुआ है। सो देयर एग्जिस्ट एन एक्स, ठीक है, फॉर विच एक्स इज अ स्टूडेंट इन दिस क्लास एंड एक्स हैज विजिटेड मेक्सिको। अब हमने आ, इसको इस तरह से क्यों नहीं लिखा, जो हमारे पास इम्प्लीकेशन है। अब इस इम्प्लीकेशन का मतलब क्या था, इफ एक्स इज अ स्टूडेंट इन दिस क्लास देन एक्स हैज स्टडीड कैलकुलस। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर वो इस क्लास में है तो उसने कैलकुलस पढ़ी ही है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो इस क्लास में हो, ऐसा नहीं हो सकता कि उसने कैलकुलस ना पढ़ी, उसने पढ़ी ही होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, हमने इम्प्लीकेशन इसलिए नहीं यूज की क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सम स्टूडेंट इन दिस क्लास हैज विजिटेड मेक्सिको, मतलब जरूरी नहीं है कि सब ने विजिट किया हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी है जिन्होंने मेक्सिको विजिट नहीं किया हुआ। इसी वजह से यहाँ पे इम्प्लीकेशन हमने नहीं लगाई होती। अगर हम इम्प्लीकेशन लगाते हैं तो वो क्या बनेगा, इफ एक्स इज अ स्टूडेंट इन दिस क्लास देन एक्स हैज विजिटेड मेक्सिको, जो कि हमारे पास कंडीशन पूरी तरह राइट नहीं है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने मेक्सिको नहीं विजिट किया हुआ। अगर यहाँ पे हम लगा देते हैं सम की जगह एवरी स्टूडेंट या ऑल स्टूडेंट, तो फिर यहाँ पे हम इम्प्लीकेशन इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि जब डोमेन हमारे पास स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास है, मतलब हमारा जो सैंपल डाटा है वो है ही इसी क्लास के स्टूडेंट, हमने उनसे बाहर जाना ही नहीं है। तो जब इस इक्वेशन में भी, हमारे आंसर में भी, हमने ये नहीं लिखना कि हमारा जो हमारा एक्स है वो इस क्लास का स्टूडेंट है, हमने जस्ट उसको बता देना है कि एक्स हैज विजिटेड मेक्सिको, मतलब देयर एग्जिस्ट एन एक्स विच हैज विजिटेड मेक्सिको। हमने डोमेन के अंदर जब ये बात आ गई तो हमने दोबारा यहाँ पे नहीं लिखनी है। ठीक है, सो ये आपकी यहाँ पे दो एग्जांपल हमने डिस्कस कर ली हैं। तीसरी जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है वो भी, लेकिन आपको इजीली समझ आ जाएगी अगर आपको ऊपर वाली दो आ गई हैं तो। अच्छा, अब यहाँ पे है कि एवरी स्टूडेंट इन दिस क्लास हैज विजिटेड आइदर कनाडा और मेक्सिको। अब इसमें हमें काफी चीजें पता चल रही हैं, काफी डिफरेंट चीजें इसमें यूज हो रही हैं। सबसे पहले तो इसमें यूज आ रहा है एवरी का वर्ड। एवरी का मतलब हर एक, ठीक है, हर एक के लिए फॉर ऑल लगेगा, और जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। और एवरी स्टूडेंट इन दिस क्लास हैज विजिटेड आइदर, अब यहाँ पे आइदर है, आइदर कनाडा और मेक्सिको। अब जहाँ पे और आ रहा है, और का मतलब है हम ये वाला वी शेप सिंबल यूज करेंगे, जिसको हम कहते हैं और या फिर अपना डिसजंक्शन, ठीक है, जिसको हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था।
अब इसमें भी हमने डिफरेंट प्रेडिकेट्स बना लेने हैं। इसमें हमें क्या क्या बातें पता चल रही हैं। इसमें हमें तीन बातें पता चल रही हैं कि एक्स इज अ स्टूडेंट इन दिस क्लास, एक्स हैज विजिटेड आइदर कनाडा और मेक्सिको को हम इसको भी हम पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, या तो उसने कनाडा विजिट किया हुआ है या तो उसने मेक्सिको विजिट किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें तीन हमारे पास ये प्रेडिकेट्स बन गए हैं। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं हमारे क्वांटिफायर्स के साथ। अब डोमेन जो है हम पहले ट्रांसलेट करेंगे डोमेन ऑल पीपल्स जेन में रखते हुए। तो ऑल पीपल जब है तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई एक्स इज अ स्टूडेंट इन दिस क्लास। तो फॉर ऑल सिंबल आ गया फॉर ऑल एक्स। इफ, ठीक है, इफ एक्स इज अ स्टूडेंट इन दिस क्लास देन एक्स हैज विजिटेड कनाडा और एक्स हैज विजिटेड मेक्सिको। अब यहाँ पे और इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे हमें बताया हुआ है कि कनाडा और मेक्सिको में से कोई एक विजिट किया हुआ है, ठीक है। ये तो आपका सिंपल था। अब अगर डोमेन में आ गया है स्टूडेंट तो फिर हमें वो चीज़ नीचे बताने की जरूरत नहीं है कि एक्स हमारा स्टूडेंट है। सिंपल, फॉर ऑल एक्स, एक्स हैज सॉरी फॉर ऑल एक्स, एक्स हैज विजिटेड कनाडा और एक्स हैज विजिटेड मेक्सिको, ठीक है। ये तो आपका हो गया जिसमें आपका क्वांटिफायर, प्रेडिकेट, इम्प्लीकेशन और सिंबल यूज हो रहा है। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं। एवरी मेल मैसेज लार्जर देन 1 मेगाबाइट विल बी compressed। इसमें भी हमें तीन बातें पता चल रही हैं। सबसे पहले, बल्कि चार बातें हैं। सबसे पहले तो एवरी का वर्ड यूज हो रहा है तो मतलब लगेगा यूनिवर्सल क्वांटिफायर। दूसरी बात पता चल रही है कि एक्स जो है वो है एक मेल मैसेज, ठीक है। तीसरी बात, एक्स लार्जर है 1 मेगाबाइट। आपने इस सेंटेंस को जितने मैक्सिमम पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं आपने करना है, लेकिन लॉजिकल तरीके से, ठीक है। अच्छा, एक्स लार्जर देन 1 मेगाबाइट। और तीसरी बात क्या है, एक्स कैन बी कंप्रेस या एक्स विल बी कंप्रेस्ड, ठीक है। ये तीन प्रेडिकेट्स बन गए हैं। अब जब इसमें डोमेन है वो भी हमारे पास दो हैं। एक डोमेन है हमारे पास, अब अच्छा डोमेन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। ये मैंने जितनी मैक्सिमम डोमेन्स बनती हैं वो आपके सामने रखी हैं यहाँ पे। इफ डोमेन इज ऑल ऑब्जेक्ट्स और एनी मैसेज, या फिर इसको आप कर सकते हैं इस डोमेन इज ऑल ऑब्जेक्ट्स, मतलब हमें पता नहीं है कि वो मैसेज है भी कि नहीं है। और दूसरी क्या है कि एक्स हमारा मेल मैसेज ही है, मतलब जो यहाँ पे कंडीशन एक्स वो ही है। अच्छा, अब पहली जो आपकी डोमेन है उसके लिए हम इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। जब सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे हमारे पास डाटा में अवेलेबल, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए तो हमें पहले बताना पड़ेगा कि एक्स मेल मैसेज होना चाहिए। सो व्हेन वी विल ट्रांसलेट दिस फॉर ऑल, क्योंकि यहाँ पे एवरी का वर्ड यूज हो रहा है, एवरी मेल मैसेज लार्जर देन वेल 1 मेगाबाइट विल बी कंप्रेस्ड। अगर हम इसको रीराइट करके देखें तो, अगर हम इसको रीराइट करके देखें तो वो क्या बनेगा। इफ एक्स इज अ मेल मैसेज एंड एक्स इज लार्जर देन 1 मेगाबाइट देन इट विल बी compressed, ठीक है। रीराइट करने के बाद हमें अपनी आसानी के लिए हमने इसको ये बना लिया ताकि हमें स्टेटमेंट बनाने में जो हमारा क्वांटिफायर बनाने में है, वो आसानी हो। इफ एक्स इज अ मेल मैसेज देन एक्स इज लार्जर देन 1 मेगाबाइट देन इट विल बी compressed। तो यहाँ पे भी इफ देन आ रहा है तो इफ देन के लिए हम इम्प्लीकेशन यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, फॉर ऑल एक्स, इफ, इसमें भी मैंने एंड सिंबल लगाया क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास हमारा एंड यूज हो रहा है, ठीक है। दोनों मेल मैसेज भी होना चाहिए और लार्जर भी होना चाहिए, सिर्फ तभी वो कंप्रेस होगा। इफ फॉर ऑल एक्स, इफ एम ऑफ एक्स क्या है, एक्स इज अ मेल मैसेज एंड एक्स इज लार्जर देन 1 मेगाबाइट देन सी ऑफ एक्स क्या है, इट एक्स विल बी compressed, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका डोमेन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स। अब जब हमारे पास डोमेन आ गई है मेल मैसेज की, तो मेल मैसेज वाला प्रीडिकेट हम इसमें से निकाल देंगे। तो बाकी हमारे पास कौन कौन से प्रीडिकेट बचे, एल ऑफ एक्स और सी ऑफ एक्स। सो अच्छा, एवरी मेल मैसेज लार्जर देन 1 मेगाबाइट विल बी compressed। एवरी मेल मैसेज को हटा दो, क्या बचा, लार्जर देन, इफ एक्स इज लार्जर देन 1 मेगाबाइट देन एक्स विल बी compressed। सो ये देखें, इफ एक्स इज लार्जर देन एक्स विल बी compressed। सिंपल, आपने इस तरह से इसको ट्रांसलेट कर देना। इन क्वेश्चंस की आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आप जो है इसकी ट्रांसलेशन सही से कर पाएंगे। अच्छा, अब एक लास्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। लास्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं।
होप सो ये करने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें निगेशन भी यूज हो रही है। अच्छा जी, ऑल ह्यूमिंग बर्ड्स आर रिचली कलर्ड, नो लार्ज बर्ड्स लिव ऑन हनी, बर्ड्स डेट, ये चार अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, इनके चार अलग अलग आंसर बनेंगे। बर्ड्स डेट डू नॉट लिव ऑन हनी आर डल इन कलर, और ह्यूमिंग बर्ड्स आर स्मॉल। अब इसमें से पहली स्टेटमेंट हम देखते हैं, ऑल ह्यूमिंग बर्ड्स आर रिचली कलर्ड। इसमें हमें कितनी बातें पता चल रही हैं। पहली तो बात यह है कि ऑल का वर्ड आ रहा है तो हम यूज करेंगे फॉर ऑल, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, ह्यूमिंग बर्ड, एक्स इज अ ह्यूमिंग बर्ड है। और तीसरी बात कि वो रिचली कलर्ड है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो प्रेडिकेट बनेंगे, वो बनेंगे एक्स ह्यूमिंग बर्ड है और एक्स रिचली कलर्ड है। तो यहाँ पे हम देखें पी ऑफ एक्स जो है वो है एक्स इज अ ह्यूमिंग बर्ड, और क्यू ऑफ एक्स क्या है, एक्स इज, क्यू ऑफ एक्स हमारा एक्स इज लार्ज है, तो रिचली कलर्ड वाला कौन सा है, हमारा लास्ट है, ठीक है। पी ऑफ एक्स और एस ऑफ एक्स, ये हमारा पहली स्टेटमेंट के लिए यूज होंगे, सिर्फ ये दोनों, ठीक है। बाकी प्रेडिकेट्स जो हैं वो बाकी स्टेटमेंट्स में यूज होंगे। तो पी ऑफ एक्स और एस ऑफ एक्स को देखना है हमने किस तरह से यूज करना है। सो हमारा स्टेटमेंट क्या है, ऑल ह्यूमिंग बर्ड्स आर रिचली कलर्ड, मतलब वो जो, अगर कोई बर्ड ह्यूमिंग बर्ड, अगर कोई बर्ड जो है वो ह्यूमिंग बर्ड है तो वो रिचली कलर्ड भी होगा। कोई ऐसा बर्ड, ह्यूमिंग बर्ड नहीं है जो रिचली कलर्ड ना हो, ठीक है। तो जब ऑल का वर्ड आ रहा है और हमें ये भी पता चल रहा है कि कंडीशन सेटिस्फाई होनी ही होनी है हर केस में, तो हम यहाँ पे इम्प्लीकेशन लगाएंगे, जो कि हम लगा यूज करेंगे इफ देन के फॉर्म में। मतलब इफ एक्स इज अ ह्यूमिंग बर्ड देन एक्स इज रिचली कलर्ड, ठीक है। अगर यहाँ पे आ जाता सम ह्यूमिंग बर्ड्स आर रिचली कलर्ड, तो हम यहाँ पे एंड यूज करते हैं, ना कि हम इफ देन यूज करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी ह्यूमिंग बर्ड हैं जो रिचली कलर्ड नहीं थे उस केस में। लेकिन इस केस में सारे ह्यूमिंग बर्ड रिचली कलर्ड हैं, इसलिए यहाँ पे हमने इम्प्लीकेशन यूज किया। फॉर ऑल एक्स, इफ एक्स इज अ ह्यूमिंग बर्ड देन, सिंपल देन, उसके बाद एस ऑफ एक्स क्या है, देन एक्स इज रिचली कलर्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नो लार्ज बर्ड्स लिव ऑन हनी, मतलब इसको हम अगर देखें तो नो लार्ज बर्ड लिव ऑन हनी, कोई ऐसा, अगर इसको हम पढ़ सकते हैं कि इफ देर इज नो लार्ज बर्ड देन, बल्कि हम इसको पढ़ेंगे कि इफ एक्स इज अ लार्ज बर्ड देन इट डजंट लिव ऑन हनी, ठीक है। इसको इस तरह से हम आगे रीराइट कर लेते हैं, इफ एक्स इज अ लार्ज बर्ड देन इट डज नॉट लिव ऑन हनी। इफ एक्स इज अ लार्ज बर्ड देन इट डजंट लिव ऑन हनी, ये और ये दोनों स्टेटमेंट सेम ही है। हमने सिंपल उसको अपनी इजीली इजीनेस के लिए इस तरह से लिखा है, ताकि इसको हम प्रेडिकेट और क्वांटिफायर के जरिए डिफाइन करने में आसानी हो। सो अगर हम देखें तो इसमें भी इफ देन की कंडीशन फुलफिल हो रही है, क्योंकि नो का क्या मतलब है, कोई भी नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं है। तो इसमें भी हम सबसे पहले तो यूज करेंगे फॉर ऑल, क्योंकि इसमें भी तमाम की सेंस ही बन रही है। साथ हम यूज करेंगे जो इसका प्रिडिकेट है, एल ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एल ऑफ एक्स यहाँ पे आई थिंक नहीं लिखा हुआ, लेकिन एल ऑफ एक्स हमारे पास यूज होगा एक्स इज लार्ज के लिए, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, एक्स इज अ लार्ज बर्ड, इफ एक्स इज लार्ज बर्ड देन इट डजंट लिव ऑन हनी। तो इफ एक्स इज अ लार्ज बर्ड देन इट डजंट लिव ऑन हनी। अब हमारा एच ऑफ एक्स क्या है, एच ऑफ एक्स हमारा है कि एक्स लिव ऑन हनी, लेकिन यहाँ पे डज नॉट लिव ऑन हनी है, निगेशन का सिंबल साथ आएगा, ठीक है। एच ऑफ एक्स के साथ निगेशन का सिंबल आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है डज नॉट लिव ऑन हनी। सिमिलरली जब हम तीसरी एग्जांपल देखते हैं कि बर्ड्स डू नॉट लिव ऑन हनी आर डल इन कलर, मतलब वो बर्ड्स जो हनी पे पर नहीं रहते हैं वो कलर में डल होते हैं। सो इसको भी हम अपनी मर्जी से रीराइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम लिख सकते हैं, इफ एक्स इज अ एक्स डज नॉट, बर्ड डू नॉट लिव ऑन हनी आर डल इन कलर, एक्स डज नॉट लिव ऑन हनी देन एक्स इज डल इन कलर, ठीक है। अच्छा, ये हमने स्टेटमेंट अपनी मर्जी से रीराइट कर लिया, इफ एक्स डजंट लिव ऑन हनी एक्स इज डल इन कलर।
ठीक है, एस ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स इज रिचली कलर, ठीक है। अब हमारा जो प्रिडिकेट है अगर हम देखें तो आर ऑफ एक्स क्या है, आर ऑफ एक्स है हमारे पास हमारा तीसरा, एक्स लिव्स ऑन हनी। और एस ऑफ एक्स क्या है, एक्स इज रिचली कलर्ड, ठीक है। तो इफ एक्स इज डजंट लिव ऑन हनी, एक्स इज डल इन कलर, मतलब हनी पे नहीं रहता तो उसका कलर डल होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन है, रिचली कलर्ड है। हम एक नया प्रिडिकेट भी बना सकते हैं जिसको हम कह सकते हैं एक्स इज डल इन कलर। लेकिन उससे ज्यादा आसान है कि हम इसको, इस रिचली कलर्ड को अगर निगेशन के साथ लिख दें, मतलब इसका ऑपोजिट लिख दें, तो रिचली कलर्ड का ऑपोजिट क्या होगा, डल, डल कलर्ड, ठीक है। मतलब एक्सिस डल एंड कलर यहाँ पे वो हम यूज कर सकते हैं। तो नया प्रिडिकेट बनाने के बजाय हम इसी के साथ निगेशन सिंबल लगाएंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे किस तरह से, फॉर ऑल एक्स, इफ एक्स, आर ऑफ एक्स क्या है, इफ एक्स इज, इफ एक्स डजंट लिव ऑन हनी, एक्स लिव्स ऑन हनी है, उसके साथ निगेशन सिंबल है, तो एक्स डजंट लिव ऑन हनी, ठीक है। एक्स डज नॉट लिव ऑन हनी, देन एक्स इज अ डल इन कलर, देन का सिंबल, और एक्स इज डल इन कलर। मतलब यहाँ पे निगेशन के साथ एस ऑफ एक्स है, एस ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स इज रिचली कलर्ड, मतलब इट इज नॉट रिचली कलर्ड, मीन्स इट इज डल इन कलर, ठीक है। इसको हम इस तरह से इसकी लॉजिक बनाएंगे। सो अब हमारे पास लास्ट जो स्टेटमेंट है वो है ह्यूमिंग बर्ड्स आर स्मॉल, मतलब जितने भी ह्यूमिंग बर्ड्स हैं जितने भी ह्यूमिंग बर्ड्स हैं वो सारे स्मॉल हैं, कोई ऐसा ह्यूमिंग बर्ड नहीं है जो लार्ज हो, ठीक है। तो सिंपल, अब इसके लिए भी फॉर ऑल का वर्ड आएगा क्योंकि सारे के सारे ह्यूमिंग बर्ड स्मॉल है। फॉर ऑल इफ एक्स इज अ ह्यूमिंग बर्ड, ठीक है, इफ एक्स इज अ ह्यूमिंग बर्ड देन एक्स इज स्मॉल। अब यहाँ पे निगेशन क्यू आया हुआ है, निगेशन क्यू, क्यू हमारे पास क्या है, एक्स इज लार्ज है, तो इसका हमने ऑपोजिट लिखना है, तो इसके साथ हम निगेशन लगा देंगे तो वो स्मॉल बन जाएगा। सो फॉर ऑल एक्स, इफ एक्स इज अ ह्यूमिंग बर्ड देन एक्स इज स्मॉल, या फिर एक्स इज नॉट लार्ज, आप ये कह सकते हैं। सो ये था हमारा प्रिडिकेट और क्वांटिफायर का टॉपिक। अब इस तरह की स्टेटमेंट्स आपने जो है वो इंटरनेट पे देखनी है और उनके आंसर्स भी देखने कि किस तरह से बने हुए हैं, ठीक है। जिस तरह से ये हमारा इस तरह की एक सिंगल स्टेटमेंट से आपने स्टार्ट करना है, और एटलीस्ट दो डोमेन्स के लिए आपने उनके आंसर राइट आउट करने हैं, जिनकी आप जितनी आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी लॉजिक बिल्डिंग जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। सो इस लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। ये मैं आप लोगों के ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, इसमें एक एक्स्ट्रा एग्जांपल भी है जिसको आप लोग देखिएगा, वो भी सेम सिमिलर इसी तरह से सॉल्व की गई है जिस तरह से ये वाली एग्जांपल हमने सॉल्व की है। और नीचे इसके साथ एक टेबल है, ठीक है, जो कि आपको बता रहा है कि फॉर ऑल हमने कब यूज करना है, और देयर एग्जिस्ट का या एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर हमने कब यूज करना है। सो आई होप कि आपको लेक्चर समझ आ गया हो, ठीक है। मैं स्लाइड ये जो फाइल है ये मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप एक बार इसको जो है वो नज़र मार लीजिएगा। सो आई एम एंडिंग द मीटिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।